वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 14 गैस एक्सचेंज, सेकंड टॉपिक है आज का, जिसका नाम है वेंटिलेशन। मैंने कल आपको वेंटिलेशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ वेंटिलेशन, क्या था। एक वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया था जिससे क्या होगा कि जो गैसेज होंगी वो एक्सचेंज हो जाए आसानी से हमारी बॉडी में ना, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो उसे हम नाम दे देते हैं वेंटिलेशन का। दरअसल वेंटिलेशन के लिए आपको दो अमल याद रखने पड़ेंगे जो कि हमारे ब्रीथिंग के हैं, दैट इज़ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। ठीक है ना। अगर आपने वेंटिलेशन समझना है तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ऐसा प्रोसेस जिसमें एयर जो होती है वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में इन और आउट हो रही होती है, इसे हम नाम देते हैं वेंटिलेशन का। आपने देखा होगा ना, जब घर वगैरह बनते हैं तो वेंटिलेशन के लिए रोशनदान होते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी में क्या है, गैस एक्सचेंज ही कर रहा है ना, एयर ही है। तो एयर से ही आ रही है गैस हमारी बॉडी के अंदर। तो लेकिन ये दो मेथड से, दो तरीक़ों से होती है। फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी थोड़ा सा स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा कि जितने भी हमारी बॉडी में जो लंग्स मौजूद हैं उसके अराउंड एक अदद जाल मौजूद है हड्डियों का, दैट आर कॉल्ड रिब्स या रिब केज। ठीक है ना। वो रिब केज क्या है, उस रिब केज के बीच में इस तरह से सेंटर में, यहाँ से मैंने बनाई डायग्राम, अगर ये एक रिब की एक पसली कह लो आप या हड्डी है, उसके बीच में क्या पाया जा रहा है, कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पाए जा रहे होते हैं, जिनकी रिलैक्सेशन से या इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रही होती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अब जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा। पहले आप समझो कि इंस्पायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन, मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसमें एक में लंग्स थोड़े बड़े बनाए मैंने और उसके अराउंड एक रिब केज बनाया है, और इसमें एक लंग्स थोड़े छोटे बनाए और रिब केज बनाया है। अब होता क्या है, आप जानते हो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, आपका नोस्ट्रिल्स या नेज़ल पैसेज, इसके अलावा एसोफेगस, आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया से होता हुआ क्या आता है आपका ब्रंकस, ब्रंक्यूल्स, देन उसके बाद एल्वुलाई और उसके बाद दो लंग्स जो मौजूद हैं। देन उसके नीचे क्या होती है, कैविटी होती है मसल की, सॉरी एक लेयर होती है मसल की, उसका क्या नाम दे रहे होते हो, डायाफ्राम का। किसका, डायाफ्राम का। तब होता क्या है, जब इंस्पायरेशन होती है तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी लंग्स में जो गैस का वॉल्यूम है वो यानी कि भरता है वो, क्योंकि सांस आप इनहेल कर रहे हो ना, इसको इंस्पायरेशन को आप इनहेलेशन भी कह सकते हो। सांस जब आप अंदर ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आप हवा को भर रहे हो अपने लंग्स के अंदर, तो क्या हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वन, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब है इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी जब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन होगी। ठीक है। देन डायफ्राम होगा, वो मूव कर जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि लंग्स का क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वो बड़े होंगे तो एक्सपेल होगा, एक्सपेल आउट होंगे ये। तो इनके एक्सपेल आउट होने से क्या होगा, जितना भी जो डायफ्राम के साथ साथ जो इनका पूरा एक सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा और नीचे आना स्टार्ट होगा। कौन, डायफ्राम। देखिए मसल की क्या, एक पूरी झिल्ली से होती है, एक लेयर से होती है मसल्स की, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारी एक थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रही होती है। लंग्स पाए जा रहे हैं हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर, लंग्स कहाँ पाए जा रहे हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी में क्या मौजूद है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज हवा बाहर जा रही है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाएगी वो, तो क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी कि जितनी भी जब गैस मौजूद है जब वो बॉडी से बाहर जाएगी तो वॉल्यूम कम होगा और ये रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स। दरअसल अगर हमारी बॉडी में ये इंटरकोस्टल मसल्स ना हो तो कभी भी क्या ना हो, कभी भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ना हो। देन डायफ्राम कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज अब जितना वॉल्यूम था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो आया समझ, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों वेंटिलेशन में आती है। क्या होता है ये,
तो एक तरह से एक हवादान ही बना हुआ है ना, एक रोशनदान बना हुआ है कह लो, से हवा आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। सही है। अब आप आ जाएँ लंग्स वॉल्यूम या कैपेसिटी के ऊपर। व्हाट इज़ लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। ठीक है, हमारे बॉडी में लंग्स का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है, जिसमें क्या होता है, लंग्स अपने अंदर एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, गैसेस को भर सकता है। दैट इज़ अराउंड 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है, या कह लो 5,000 से 6,000 मिली लीटर्स होता है। ये है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसी टोटल वॉल्यूम को आप वाइटल वॉल्यूम भी कह सकते हो। इसी टोटल वॉल्यूम को आप क्या कह सकते हो, वाइटल वॉल्यूम कह सकते हो। तो देखो होता क्या है, अब टोटल या वाइटल वॉल्यूम के बारे में लग गया पता आप लोगों को। अब आप सेकंड चीज़ पे आ जाएं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। यानी कि ये टाइडल वॉल्यूम इतना होता है कि जितना हमारी बॉडी नॉर्मली यूज़ कर रही होती है, ठीक है ना, और जितना हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ना लंग्स का, उसका 90% या 85% जो होता है वो कितना, वो किसका होता है, वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन मौजूद है, वॉल्यूम की ऑक्सीजन का वॉल्यूम मौजूद है, तो क्या होगा, 4,000 से 4500 मिलीलीटर, यानी कि 4 से 5 या 4.5 लीटर जो होगा ना, वो कहलाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम। बाकी जो 1.5 लीटर या 1 लीटर जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा ना ऑक्सीजन गैस का, उसे हम नाम देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स का। क्या नाम देंगे। अब इसकी वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कुछ वॉल्यूम रहना चाहिए, इसकी बेसिक वजह क्या है। तो इसकी बेसिक वजह ये होती है कि अगर हमारी बॉडी में से तमाम का तमाम जो गैसेस है वो बाहर चला जाए, गैस का जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है गैसेस का, अगर वो बाहर चला जाए तो क्या होगा, हमारे लंग्स जो होंगे ना वो कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में। जैसा गुब्बारा होता है, गुब्बारे में से आप सारी गैस बाहर निकाल दोगे ना तो कुछ नहीं बचना, बिल्कुल वो कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारे इंटरकोस्टल मसल कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारी बॉडी इस रेसिडुअल बचे हुए वॉल्यूम को, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, इस बचे हुए वॉल्यूम को वो रखती है लंग्स में। ठीक है ना। बाकी जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो आगे पीछे हो रहा होता है, वो एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, वो तब्दील हो रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखी हुई है कि हमारी बॉडी में जो लंग्स मौजूद हैं, अगर इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को या गैस कैरिंग कैपेसिटी को मेजर किया जाए तो उसकी मेजरिंग के लिए एक अदर इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है, जिसे हम नाम देते हैं स्पायरोमेट्री का। किसका, स्पायरोमेट्री का। और ये बात समझ नहीं आता, तो ये था लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, समझ आया पूरा। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम या मैक्सिमम वॉल्यूम। क्लियर है बातें सारी। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारे ब्रेन में एक अदद बैठा होता है, कौन, जिसे हम नाम देते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर का, जिसका नाम है एक्चुअल में, मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए होगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि तमाम के तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को संभाल रहा होता है। ऐसे ही है। होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना स्टार्ट होता है, बिकॉज हमारी बॉडी क्या कर रही है, मैं आगे बताऊंगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कैसे कम होता है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन में बैठा हुआ है, वो ट्रिगर करता है किसको, हमारे लंग्स को, कि ऑक्सीजन को लिया जाए ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज मौजूद है वो टूटेगा ही नहीं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी नहीं उसकी। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी कन्वर्ट नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं मिलेगी हमारे को। मैंने कल इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड देन 36 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो उससे एनर्जी मिल रही है ना हमें। तो अगर ये काम ना हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ना हो, तो कभी ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो आप जानते हैं लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की नीड इसलिए हमारे को होती है। तो क्या होगा, ये ब्रेन ट्रिगर करेगा किसको, बाय दी हेल्प ऑफ एक सिग्नल भेजेगा। ठीक है ना। और सिग्नल भेजने के बाद लंग्स को भेजेगा सिग्नल, और वो क्या करेगा, ताकि लंग्स तमाम गैस को ले सके, वो अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएं, लंग्स ऑक्सीजन को कलेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी ऑक्सीजन को ज़्यादा कलेक्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें,
क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा, सांस लेने के रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में एंटर हो। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म को। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ह्यूमन। हमारी बॉडी में मेजर 2 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ज़रा इन मेजर गैसेस पे बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सिंपल गैस की, ऑक्सीजन की, देन हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आई, जैसे ऑक्सीजन आई तो एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर गैस एक्सचेंज हुई विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तमाम का तमाम जो इसकी जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई, हमारे ब्लड में चली गई। और जैसे ही ब्लड के पास ऑक्सीजन गई तो कैसा हो गया वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुर्ख लाल। सही है। देन अब ये इक्वेशन लिखी हुई है, आप जानते हो ब्लड में क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी मौजूद है ब्लड का। मैंने बताया था ब्लड के 2 पार्ट होते हैं ना, एक तो सेल, एक प्लाज्मा। ठीक है ना, सेल कितना होता है 45% और प्लाज्मा कितना होता है। अगर आप इस 45% की बात करते हो सेल की, तो उसमें कौन कौन आते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह। जो रेड ब्लड सेल है इसका एक एसेंशियल पार्ट होता है ये, इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन एंड हीम इज़ अ आयरन पार्ट। एक आयरन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के एटम्स को कैरी कर सकता है, यानी जो एक हीमोग्लोबिन होगा वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से आपके पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जितना रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन मौजूद है वो आया इस ऑक्सीजन के पास, मतलब ये ऑक्सीजन इसके पास आई और कन्वर्ट हो गई ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। और ये बात बता दी, एट द टाइम एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कर सकता है, अपने साथ ऐड कर सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ? देन अच्छा, अब अगर हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल है और ये किसका पार्ट है, सेल किसका पार्ट है, तो मतलब ब्लड में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब होना क्या है यहाँ पे, जितना भी आपके पास इस रेड ब्लड सेल की हीम पार्ट में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, वो ट्रांसफ़र की जाएगी ऑर्गन्स को। क्या की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी ऑर्गन्स को। जैसे ही ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होना है आपके पास, वो ऑर्गन यूज़ करेंगे। ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं ना। अब ये बात आप, ये हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मैं मूव कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़, 97% जो आपका ऑक्सीजन होती है वो बाइंड कर जाती है रेड ब्लड सेल के साथ, और जो 3% होती है वो कहाँ जाती है, प्लाज्मा के पास जाती है। कहाँ जाती है, तो 97% पार्ट कहाँ जाएगा ऑक्सीजन का, इस सेल के पास जाएगा, ब्लड के सेल के पास जाएगा, और 3% पार्ट जो होगा वो कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, अब आप आ जाएं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ह्यूमन। अब वो क्या होना है, आप जानते हैं ऑक्सीजन चली गई इसके पास, ऑर्गन के पास। ऑर्गन किससे मिलके बने, सेल से, टिश्यूज से। आप जानते हो सेल में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस या क्रैब साइकिल होती है। तो उसको तोड़ा जाएगा, यानी कि वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो जितना भी अगर ग्लूकोज मौजूद है उसको एटीपी में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मतलब इस ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर लिया, इस ऑक्सीजन गैस को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। उसके बदले में क्या दिया, प्लस प्लस। तो जितना एटीपी मौजूद होगा ना आपके पास वो तो एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहेंगे। याद रखो, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, दोबारा से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी, मतलब ठीक है ना। 20% जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो लंग्स को दिया जाएगा ताकि वो एक्सेल कर दे। बाकी 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो आपकी बॉडी में रिजर्व रहेगी प्लाज्मा के पास।
समझ आया? क्लियर है बात? तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, बिकॉज कौन दे रहा है आपको ऑक्सीजन? कौन दे रहा है? ब्लड के सेल का, आरबीसी का हीम वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होना है आपके पास, जितना ग्लूकोज होगा वो टूटेगा, क्या कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जितना ग्लूकोज होगा टूट के क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, उसे हमारी बॉडी यूज़ करेगी। ज़्यादा अच्छा है ना, एनर्जी ज़्यादा बन रही है इससे। लेकिन एक मसला भी है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, जिससे क्या होना है, वो हमारे लिए बॉडी में अच्छा नहीं है ना। तो क्या होगा, अब इसको दोबारा तोड़ा जाएगा, यानी कि अनस्टेबल होता है, मैंने बताया। तो अनस्टेबल होने की वजह से दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिससे क्या होना है आगे जाके, जितना मौजूद आपके पास क्या होगी, जितना मौजूद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 70% वो यूज़ कर लेंगे हमारे कौन, बॉडी। 20% जो होगा वो कहाँ जाएगा, लंग के पास, लंग से पास, ताकि वो दोबारा क्या चली जाए, बाहर चली जाए। देन 10% जो होगी वो रिजर्व रहेगी प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ह्यूमन, यानी कि ऑक्सीजन गैस होती है ट्रांसपोर्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, समझ आया कोई मसला यहाँ तक?